CH-51 राजावत फैमिली की तलाश। मानव ने बिना किसी झिझक के उसमें डुबकी लगाए। गुफा के पास लगभग 15 ड्रेक थे और जब मानव उनके पास पहुंचा तो सभी ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। मानव ने अपना हाथ हिलाया। ड्रेक के शरीर जल्दी से जमी हुई मूर्तियां बन गए। मानव ने नीचे अपनी हथेली की ओर देखा। जब तक ये पानी या बर्फ वाला मंत्र है, ये 7 स्टार जादू से कम नहीं है। लेकिन केवल मानव 2 प्रकार की ही शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे, वह बाकी का उपयोग नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जमी हुई नदी की शक्ति ने उसके मानस का संतुलन एक तरफ तिरछा कर दिया था। ये स्थिति थी कि संतुलन पसंद करने वाले मानव बर्दाश्त नहीं कर सके। इस ऊर्जा को पचाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। उसे ऊर्जा के संतुलन को पचाने और पुनः प्राप्त करने के लिए टोकुंटा के दिल के आधे हिस्से का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसके बाद मानव एक पूर्ण 7 स्टार जादूगर के रूप में पुनर्जन्म लेगा। मानव ने उन मामलों को अभी के लिए अलग रख दिया। गुफा के अंदर बहुत बड़ा था और तुरंत एक गर्म ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। यह उस गर्मी के समान था जो उसने टोकुंटा से महसूस की थी। इसलिए मानव को यकीन था कि यह नाटक टोकुंटा की गुफा है। मानव ने फिर इधर उधर देखा तो उसकी बाईं दीवार पर 1 दर्जन छोटे छेद थे। उन पर नजर डालते ही वो भौचक्के रह गए क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर से कोई दुर्गंध आ रही है। वहां राक्षस और मानव लाशें थीं। उनमें से कुछ सिर्फ हड्डियां थीं जबकि अन्य अधिक ताज़ा थीं। मानव ने छिद्रों के माध्यम से उन पर थोड़ी खोज की और पाया कि वह शीर्ष पर एक छेद में क्या देख रहा था। विवेक की जादुई सामग्री। ये सिर्फ कुछ सामग्री नहीं थी बल्कि कुछ जादुई मंत्र की किताबें भी थी। आखिरकार बहुत से लोग कालकोठरी में चले गए थे, लेकिन कोई भी 5वें कमरे से आगे नहीं बढ़ पाया था। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने कुछ भी मूल्यवान नहीं छोड़ा था। ये बहुत सी वस्तुएं थी। सैलामेंडर रॉब, कॉनकोनल्स डैगर, 4 सीजन्स, ईज नेकलेस और समंदर का वस्त्र विशेष रूप से अग्नि जादू के लिए प्रतिरोधी था। टोकुंटा से लड़ाई के दौरान वह इसे पहन लेता तो बेहतर तरीके से उसे हरा पाता। अन्य 3 मानव के लिए बेकार थे। उसने फौरन चोगा पहन लिया और बाकी को अपने बैग में रख लिया। अब नीचे जाने का समय था। उसने फुर्ती की, लेकिन सूरज निकलने तक वह शहर में नहीं पहुंच पाया। फिर वो बार में चला गया जहां हर्षित भाई ने उसे हतप्रभ भाव से देखा। तुम क्या कर रहे हो? तुम हर बार तुम आते हो इतने गंदा होकर, और तुमने ये अपने बालों का क्या किया? अपने गंदा रूप की तुलना में जो उसने पहले देखा था, सफ़ेद बालों ने उसकी आंखों को सबसे अधिक आकर्षित किया। मानव के बालों में एक ठंडी हवा थी कि जैसे ही वह इसे देख रहा था उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे जा रही है। इसे नर्क पर्वत कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है। जब मानव ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया तो हर्षित भाई ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने उससे पूछताछ जारी नहीं रखी। कमरे में जाओ, मैं थोड़ा गर्म पानी भेजता हूँ। इसके तुरंत बाद, जैसा कि उन्होंने कहा था, एक अधेड़ उम्र की महिला एक बाल्टी गर्म पानी लेकर आए। वो शायद हर्षित भाई की पत्नी थी। खुद को धोने और अपनी गंदी उपस्थिति को ठीक करने के बाद मानव वापस अपनी स्कूल की वर्दी में बदल गया। स्पेनियन भालू कवच मूल रूप से उनकी हाल की यात्रा से लद्दा था, इसलिए उन्होंने इसे फेंकने का फैसला किया। फिर वो सीधा नगर के स्टेशन की ओर चल पड़ा। अकादमी में लौटने के लिए उन्हें सबसे पहले गुवाहाटी जाना था। उन्होंने शेड्यूल की जांच की और पाया कि राजधानी का निकटतम जहाज शाम 7 बजे की थी, इसलिए उनके पास अभी भी 12 घंटे से अधिक का समय था। मानव बार में फिर लौट आया और अपनी आंखों को आराम देने का फैसला करने से पहले नाश्ता किया। वो बहुत थक गया था और जल्दी सो गया था, लेकिन वो अभी भी समय पर उठने में सक्षम था। मैं उस आराम के बाद थोड़ा बेहतर महसूस करता हूँ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कुछ थकान दूर हो गई थी, हालांकि यह अभी भी उनके लिए पूरी तरह से चरम स्थिति में ठीक होने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब मानव जाने के लिए तैयार हुआ तो वो सबसे पहले नीचे गया और हर्षित भाई का अभिवादन किया। मैं छोड़ने वाला हूँ। हर्षित भाई, क्या आपको वो मिला जो आप चाहते थे? हाँ, अच्छी बात है। आपकी यात्रा सुरक्षित हो। हर्षित भाई ने उसे अंत में मोटे तौर पर देखा। मानव बिना कुछ कहे वहां से चले गया। जब वह गुवाहाटी पहुंचा तो सूरज डूब चुका था, लेकिन शहर की सड़कें अभी भी बहुत जिंदा थीं। स्ट्रीट लाइटें इतनी चमकीली थी कि किसी को भी यह विश्वास हो सकता है कि यहाँ अभी भी दिन है। राजधानी वास्तव में राजधानी है। जब वह गुवाहाटी से वापस आया, जिसे एक ग्रामीण शहर माना जा सकता है, तो उसने वास्तव में अंतर महसूस किया। वास्तव में मानव केवल 1 सप्ताह से भी कम समय के लिए गुवाहाटी में रुके थे। मानव एक जहाज की तलाश में जा रहा था, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं था।
उन्होंने कॉर्टेस पर सवारी करना पसंद किया और मैक के साथ बातचीत की, जिसे उन्होंने दूरदर्शी और अच्छे स्वभाव का पाया, लेकिन बंदरगाह पर एक भी जहाज नहीं थे। मानव ने चारों ओर देखा और अचानक जय सिंह के बारे में सोचने से पहले एक सराय खोजने की कोशिश की। उन्होंने उससे पहले अपने परिवार से मिलने का अनुरोध किया था। मुझे रुक जाना चाहिए। हालांकि जो बात रुकी वह ये थी कि वह नहीं जानता था कि जय सिंह का घर कैसे खोजा जाए। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने बस किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने का फैसला किया जो सड़क पर चल रहा था और उनसे पूछा, श्रीमान, मुझे राजावत फैमिली हाउस कहाँ मिल सकता है? वह आदमी, जो कार्यालय छोड़ने की जल्दी में था, उसने सोचा कि अचानक उसे एक छोटे से भिखारी बच्चे से एक कुलीन घर के बारे में क्यों पूछा गया। उनके विचार पूरी तरह से अनुचित नहीं थे। वह थोड़ा बेहतर दिख रहा था क्योंकि वो गुवाहाटी में बह गया था, लेकिन उसका रूप अभी भी गंदा था। CH52 राजावत महल। उसकी पहले की चिकनी त्वचा खुरदरी और काली थी और उसके बाल लंबे और बेजान थे। 1 महीने तक पहाड़ों में घूमने के बाद ये तो स्वाभाविक ही था। इसके अलावा मानव को इसका एहसास नहीं था, लेकिन उनके प्रतिष्ठित स्कूल के लिए प्रतीक चिन्ह जो उनकी वर्दी पर था, समंदर के वस्त्र द्वारा कवर किया गया था। मानव किसी भी तरह से महान नहीं प्रतीत हो रहा था। एक आदमी से मानव ने पूछा, राजावत परिवार का निवास कहाँ पर है? उसने मानव की तरफ देखा और बोला, राजावत परिवार का निवास बड़ा और सुरुचिपूर्ण है, इसलिए आम लोगों के लिए इसे देखने के लिए मन में आशा होना सामान्य बात थी। ये सोचकर आदमी ने मानव से कहा, यदि आप सीधे पश्चिम सड़क पर जाते हैं तो आप इसे ढूंढ पाएंगे। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे शानदार हवेली है, इसलिए आपको तुरंत पता चल जाएगा। मानव, आपका धन्यवाद। मानव लगभग 30 मिनट तक पश्चिम सड़क पर चला। तब तक सूरज लगभग पूरी तरह से अस्त हो गया था। मानव हवेली को खोजने में कामयाब हो गया था। वो हवेली बहुत बड़ी थी। ये वास्तव में सबसे बड़ी और सबसे शानदार थी, जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था। हवेली इतनी बड़ी थी कि एक बार में सब कुछ देख पाना मुश्किल था। घर के सामने से 10 मीटर ऊंचे बाहर तक फैले बगीचे का आकार बहुत बड़ा था। मानव गेट पर खड़े गार्ड के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड ने कहा। मानव की उपस्थिति के बावजूद उन्होंने सम्मानजनक लहजे में बात की। इससे ये सिद्ध हुआ कि वे सुशिक्षित थे। मैं जय सिंह को मिलने आया था। मानव ने शांति से बात की। मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। उसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं थी। यदि उसने राजावत परिवार पर एक बुरा प्रभाव छोड़ा तो ये जय सिंह की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। गार्ड की भान फड़क गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजावत परिवार के युवा स्वामी जय सिंह को एक छोटे से भिखारी लड़के ने आकस्मिक रूप से पुकारा था। जय सिंह के साथ आपका क्या रिश्ता है? वह मेरा दोस्त है। गार्ड ने एक दूसरे को देखा। मित्र, उसने कहा। दोस्त? युवा गुरु का एक मित्र जो अकेले रहना पसंद करने के लिए जाने जाते थे? कृपया मुझे अपना नाम बताएं। मानव सिन्हा। उस समय गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्हें तुरंत कुछ याद आया जो जय सिंह ने परिसर में प्रवेश करते ही उन्हें बताया था। छुट्टी खत्म होने से पहले मेरा दोस्त यहाँ आ सकता है। उसका नाम मानव है। वो सिन्हा परिवार के 3 बेटों में से एक है। यदि वो इस हवेली का दौरा करता है तो उसके साथ उतना ही विनम्र होना सुनिश्चित करें जितना आप मेरे साथ करते हैं। लेकिन उसने जो कहा उससे वो थोड़ा अलग प्रतीत होता है। उन्हें बताया गया था कि वह भूरे बालों वाला था, लेकिन उनके सामने वाले व्यक्ति के बाल आश्चर्यजनक रूप से सफ़ेद हैं। ये बच्चा हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? हालांकि क्या कोई ऐसा था जिसने राजावत परिवार में प्रवेश करने के लिए जय सिंह के दोस्त का रूप धारण करने की हिम्मत की? गार्ड मदद नहीं कर सके, लेकिन परस्पर विरोधी भावनाओं को महसूस किया। घोड़े की खींची हुई गाड़ी की आवाज़ सड़क से नीचे आती हुई सुनाई दे रही थी और पहरेदार राहत की सांस नहीं ले सके। यह उसे दूर भेजने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उन्होंने पहले विनम्रता से मानव को, जिनकी पहचान अभी भी स्पष्ट नहीं थी, उसे एक तरफ हटने के लिए कहा। एक क्षण प्रतीक्षा करें। फिर उन्होंने झट से लोहे के फाटक खोल दिए। लेकिन गाड़ी चौड़े खुले गेट से आगे बढ़ने के बजाय गार्डों के ठीक सामने रुक गई। कुछ ही देर में एक महिला गाड़ी से उतरी। वो सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी जो मानव की उम्र के लगभग समान दिखती थी। उसने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी सुंदरता की पूरी तरह से तारीफ कर रही थी। वह, राजावत परिवार की सबसे बड़ी बेटी, धीरे धीरे गार्ड की ओर मुड़ी और अपना मुंह खोला। ये कौन है? युवा गुरु का एक मित्र आया। मेरे भाई का दोस्त? सुभाषनी ने याद किया कि जय सिंह ने उसे क्या बताया था। उसने कहा कि जब वह घर जा रहा था तो उसने जहाज पर एक करीबी दोस्त बना लिया था।
चूंकि उसका भाई एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोगों के साथ मिलना मुश्किल था, सुभाषनी यह सुनकर खुश हुई। हालांकि उसे अभी भी कुछ संदेह था, क्योंकि जय सिंह के लिए दोस्त शब्द का एक ही अर्थ नहीं हो सकता है। उसकी निगाह मानव की ओर गई जो अभी भी खड़ा था। क्या यह वही आदमी है जिसने निर्मल बाबा को हराया था? महेंद्रगढ़ साम्राज्य के रास्ते में उन पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया था और कहा गया था कि समुद्री लुटेरों को एक महान निर्मल बाबा का समर्थन प्राप्त था। पहले तो बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, हालांकि साम्राज्य द्वारा भेजे गए एक अन्वेषक ने जल्द ही यह साबित कर दिया कि जैसे की बातें वास्तव में सच थीं। फिर भी सुभाषनी को इस पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा था, खासतौर पर तब जब किसी ने ऐसे बाबा को हरा दिया जिसे जय सिंह भी नहीं हरा सके। वह मेरे भाई से 2 साल छोटा बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जो उसके समान उम्र का था, जय सिंह से अधिक शक्तिशाली था, जिसे दुनिया की सबसे महान प्रतिभाओं में से एक कहा जाता था। वह जानती थी कि जय सिंह ऐसी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन वह संदेह करने में मदद नहीं कर सकती थी। सुभाषनी ने अपनी भावनाओं को छुपाया और मुस्कुरा दी, तो तुम मानव हो। मैंने आपके बारे में अपने भाई से बहुत कुछ सुना। अगर यह आपके साथ ठीक है तो आप मेरी गाड़ी में मेरे साथ अंदर चल सकते हैं। सुभाषनी, वह खतरनाक है। गार्डों ने आनन फानन में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुभाषनी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या ये खतरनाक है? सर अभय मेरे साथ हैं। मानव ने एक उदास दिखने वाले आदमी को देखा जो सुभाषनी के पास खड़ा हुआ था। कमर पर लटकी तलवार को देखते हुए वह एक शूरवीर लग रहा था। CH-53 जय सिंह से मुलाकात। उनके शब्दों को निगलने से पहले गार्ड ने उस पर केवल एक नज़र डाली। युवा रक्षक सर उदय राजधानी के सबसे मजबूत शूरवीरों में से एक थे। वह 5 स्टार जादूगर थे। आपने कहा था कि वह मेरे भाई का दोस्त था। हमें बस इतना करना है कि पहले उसे हमें मेरे भाई के पास ले जाना चाहिए, और अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसे दंडित करने में देर नहीं करनी चाहिए। उसके कहने के बाद गार्ड के पास और कुछ नहीं बचा था कहने में। राजावत परिवार के सभी बच्चों में सबसे अधिक शालीन और जिद्दी स्वभाव सुभाषनी का था। अगर वे इसी तरह धक्का देते रहे तो परेशानी हो सकती है, इसलिए गार्ड ने अनिच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। सुभाषनी ने एक उज्ज्वल मुस्कान दी और मानव की ओर मुड़ी। तो क्या आप जाना चाहोगे? सुभाषनी ने मानव को देखा जिसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और पूछा, क्या ऐसा कुछ है जो आप कहना चाहेंगे, क्योंकि तुम मेरे भाई ने जो कहा था उससे थोड़ा अलग हो? मानव ने अपने बालों को छुआ और बुदबुदाया, बहुत कुछ हुआ है। समझा। आह, कृपया आराम से बोलो। आप मेरे भाइयों के मित्र और सिन्हा परिवार के बेटे हैं। हाँ। सुभाषनी ने मानव को थोड़ी सी घबराहट के साथ देखा, क्योंकि वो तुरंत उसके विनम्र सुझाव पर सहमत हो गया। फिर भी मानव एक भावहीन चेहरे के साथ अंतरिक्ष में घूरता रहा। इस आदमी के साथ क्या है? कुलीन परिवारों के सभी बच्चे जिनसे वह पहले मिली थी, वे या तो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह से किसी तरह का संबंध बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन मानव उन सबसे थोड़ा अलग था। सुभाषनी जानती थी कि वह बहुत खूबसूरत है, और वह ये भी जानती थी कि पुरुष आमतौर पर उसके सामने कैसे काम करते हैं। परिवार की प्रतिष्ठा के बाद उनकी सुंदरता उनके हथियारों में से एक थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसके साथ परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति ने इस तरह का व्यवहार किया था। उसे इस बारे में थोड़ी सी शंका थी, लेकिन उसने अपने अंतरतम विचारों को छुपाया और एक सुंदर मुस्कान दी। मैंने सुना है कि आप भी सूर्योदय अकादमी में पढ़ रहे हैं। मेरा भाई अकादमी में कैसा है? मुझे नहीं पता। जय सिंह मुझसे कुछ साल ऊपर हैं, मैं उनसे अकादमी में कभी नहीं मिला। ओह, हम केवल कॉर्टेज पर ही मिले थे। जब बातचीत शांत हुई तो गाड़ी रुक गई। वे भवन में पहुंच गए थे। दरवाजा धीरे से खुला और एक बहुत ही स्वागत करने वाला चेहरा सामने आया। तुम आए। ये जय सिंह ही थे जो गाड़ी के सामने आ गए थे। उन्होंने मानव से बात की, उनकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। यार, तुम लगभग लेट हो गए हो। मुझे बहुत काम करना था। मुझे खुशी है कि मैं किसी तरह समय पर यहां पहुंचने में कामयाब रहा। यह एक करीबी कॉल था। सुभाषनी ने कुछ हैरान कर देने वाले भाव से जय सिंह की ओर देखा। शायद पहली बार उसने उसे इतना खुश देखा होगा। वह कोमल था और हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन वो अभी भी जानता था कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। वो जय सिंह जिसे वह जानती थी अब एक छोटे लड़के की तरह मुस्कुरा रहा था। जब उसने महसूस किया कि परिवार ने भी उसे कभी इस तरह नहीं देखा था, तो उन्हें मानव से थोड़ी जलन हुई। सुभाषनी इनायत से गाड़ी से उतरी और बोली, मैं भी यही हूँ भाई। मैं अपनी राजकुमारी को याद नहीं कर सकता। पार्टी कैसी थी?
तुमने मुझे अभी तक नजरअंदाज किया, वह क्या था? ये कुछ भी नहीं था। सुभाषिनी ने तेजी से दूर देखा और हवेली में चली गई। जय सिंह पीछे मुड़ा और शर्मिंदा चेहरे के साथ कहा, मैं अभी भी नहीं जानता कि मैंने सुभाषिनी को कैसे परेशान किया। क्या आपके पास कोई विचार है? नहीं। ठीक है, मुझे बाद में उसे खुश करना होगा। पहले अंदर चलते हैं, बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जय सिंह ने मानव को देखा जिसने चुपचाप सिर हिलाया। वो सिर्फ त्वचा और हड्डियां थीं। उसके पतले गाल थे और उसकी कलाइयां जो वस्त्र के भीतर से प्रकट हुई थीं, एक हाथ से पकड़ी जा सकती थीं। उनकी त्वचा भी खुरदरी लग रही थी। इन सबसे ऊपर उनके सिर पर सफ़ेद बाल सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की होगी। जैसे जानना चाहता था कि वह किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन पहले वह चाहता था कि उसके दोस्त को उसकी लंबी यात्रा के बाद कुछ आराम मिले। हम बात करने के लिए अपना समय लेंगे। उदय सिंह मानव को एक अतिथि कमरे में ले आए। मानव, खाने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे केवल कुछ गुनगुना पानी चाहिए। जरूर, फिर कल बात करते हैं। अभी के लिए आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आपका धन्यवाद। मानव ने उदय सिंह का पीछा किया। कुछ ही समय बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जिसमें दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी। फर्नीचर भी उच्च गुणवत्ता का था। जब मानव ने महसूस किया कि कमरे और बिस्तर का आकार उसके छात्रावास के कमरे से बहुत बड़ा है, तो मानव ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उदय सिंह मुस्कुराया और सेंटर टेबल पर पानी की एक बोतल रख दी। यहाँ वह पानी है जिसका आपने अनुरोध किया था। अगर आपको और कोई ज़रूरत है तो कृपया नौकरानियों को बताएं। उसने अपने पीछे नौकरानी की ओर इशारा किया, लेकिन मानव ने अपना सिर हिला दिया। मैं अकेला रहना चाहूँगा। मानव ने महसूस किया कि उदय सिंह वास्तव में एक काफ़ी शक्तिशाली जादूगर था जिसे जय सिंह का ध्यान रखने के लिए रखा गया था। वो असभ्य नहीं होना चाहता था, भले ही वो कोई छोटा हो या वे सामने के गेट पर सिर्फ पहरेदार हों। उदय सिंह हैरान लग रहा था। परंतु मानव, आपके पक्ष को अस्वीकार करने की अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कृपया ये समझ लें कि मेहमान बनने से पहले मैं एक जादूगर हूँ। जाहिर तौर पर जादूगर अपनी निजता बनाए रखते हैं, विशेष रूप से जब वे समय समय पर ध्यान करते हैं तो वे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।